नाज़रीन, पहले ईरान से इवैक्यूएशन हो रही थी और यूरोप एशियन कंट्री जो है वो ईरान से शहरियों को इनखला का ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन अब ये मामला जो है वो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया है। अरब ममालिक, गल्फ रियासतें, जॉर्डन, लेबनान, वो तमाम ममालिक जिनके बारे में ये खदशा है कि वो जंग में ड्रैग हो सकते हैं, वहां पर बेसिस हिट हो सकती हैं, उन तमाम ममालिक से जो है वो अपने शहरियों को इनखला का ऑर्डर दिया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले जो जंग हुई है उसमें ईरान और इसराइल से ये खबरें आई हैं, लेकिन अब ये है कि ये पूरे रीजन में ये फैल रहा है। तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो पूरे रीजन में बढ़ रही है और एक रीजनल वॉर का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पूरे रीजन से इवैक्यूएशन हो रही है। डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है, नेशनल्स को जब निकाला जा रहा है, और फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। इसराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हैं यूरोपीय ममालिक की। काफी सिग्निफिकेंट बात है कि यूरोपियंस ने इसराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी हैं, तो उनको बता दिया गया होगा कि अब हमला जब होने जा रहा है। अमेरिका के जो बड़े एडवांस प्लेन्स हैं वो इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और साथ साथ जो नेटो की फ्लाइट्स हैं वो भी देखी जा रही हैं। अगले घंटे जब वो काफी क्रूशल होंगे, क्योंकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जनेवा पहुंच चुके हैं और अमेरिकन साइड से उनकी मुलाकात होने जा रही है। वहां पर दोनों तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहुंच गए हैं, और उम्मीद तो कम है कि इसमें से कोई हतमी नतीजा जो है वो निकलेगा। और अमूमी तौर पर तासुर यही है कि ये मुज़ाकरात जंग को नहीं रोक सकते हैं। जो फैसला होना है वो हो चुका है और वो किसी और बुनियाद पर हो रहा है, निगोसिएशंस की बुनियाद पर नहीं। लेकिन फिर भी बहरहाल दुनिया की नजरें जब वो आज जनेवा के ऊपर लगी हुई हैं, और जो IAEA का चीफ है वो भी वहां पर पहुंचा है, तो अगले कुछ घंटे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस हवाले से भी बात की है कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया जाता है तो फिर क्या होगा। उन्होंने इस पर खुलकर जब बात की है कि अगर अमेरिका सुप्रीम लीडर को निशाना बनाता है तो उन्होंने कहा है कि इस सब के बावजूद जंग नहीं रुकेगी, नई लीडरशिप हम इलेक्ट करेंगे और एक तो ऑल आउट रिस्पॉन्स हमारा होगा सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की वजह से, लेकिन यह हमला भी जंग नहीं रोक सकेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया तो हम हथियार डाल देंगे, नहीं, उसके बाद तो फिर मामला किसी और लेवल के ऊपर चला जाएगा। और व्हाटसोएवर उन्होंने कहा कि उसके बाद जो लीडरशिप आएगी अगर वो भी टारगेट हो गई तो भी हम लड़ना जारी रखेंगे। तो ट्रंप साहब एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ने जा रहे हैं जिसकी डिक्शनरी में कोई सरेंडर नहीं है। और भाई, सरेंडर तो हमास ने भी नहीं किया है, और अब इसराइल चीख रहा है जी हमास से क्लाशनकोफ जाकर लो। आप उनकी शिकस्त का दर्जा देखिए कि उनको हमास की क्लाशनकोफ का भी डर है, और वो हम देखिए ये हमास का एज एन एंटिटी सर्वाइवल ही उसकी फतह है। तो इतना कुछ करने के बाद हमास गजा के अंदर मौजूद है और ये समझते हैं कि ये ईरान को जो है वो डिफीट दे सकते हैं, ईरान सरेंडर कर देगा और सुप्रीम लीडर को टारगेट करने के बाद ईरान सरेंडर करेगा। तो ये बड़ा महंगा खेल है जो ट्रंप खेलने जा रहे हैं, और इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत हैवी आने वाली है, और जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है उसके शेक करने के जो खदशात है बहुत ज्यादा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी खुलकर बात कर दिया कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो क्या होगा। नेतन्याहू जो है अब एक नया शोशा, और खबर ये आ रही है कि एक नया अलायंस बनाया जा रहा है जिसमें 6 मुल्क शामिल होंगे और मिडिल ईस्ट को घेरा जा रहा है, और उन मुल्कों को निशाना बनाया जाएगा जो सब्जुगेशन से इनकार कर रहे हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड से पीछे हटने का फैसला कर रहे हैं और इसराइल के सामने सब्जुगेट करने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जनाब 6 हेक्सागोन अलायंस इसको जो कहा जा रहा है, और इसके अंदर 6 मुल्क जो है वो शामिल हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, इसमें एशियन कंट्रीज जो है वो शामिल है, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल है। इस तरह से मिडिल ईस्ट को जो घेरा जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जब क्यूबा में एक बड़ा वाकया हुआ है, और यह एक ऐसा वाकया है जो ट्रिगर कर सकता है अमेरिकन मिलिट्री अटैक को भी, क्योंकि टेंशंस तो ऑलरेडी वहां पर जारी हैं। हुआ यह है कि क्यूबा के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने एक अमेरिकन बोट को निशाना बनाया है, और इसमें 4 लोग जब वो मारे गए। तो अभी ये इब्तदाई खबर है, अगर वो अमेरिकन हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, तो फिर ये काफी ज्यादा खतरा है कि क्यूबा पर इसके बाद मिलिट्री अटैक भी हो सकता है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जब जारी है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा ये हेडलाइन देखिए, CNN। अमेरिका ने पहली बार डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो हैं इजरायली सेटलर्स के लिए वेस्ट बैंक के अंदर और बाकायदा एक सेटलमेंट के अंदर अपने डिप्लोमेटिक जो सर्विसेज हैं वो शुरू कर दी हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। क्रिटिक्स वार्न्स इट्स नॉर्मलाइजिंग एनेक्सेशन। अमेरिका जो है वो पब्लिकली अरब्स को ये उसका स्टांस है और अरब्स को बताता रहता है कि अमेरिका बड़ा सख्त खिलाफ है वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन के, लेकिन अगर आप अमेरिका का हर एक इकदाम देखें तो वो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन ही की तरफ लेकर जा रहा है। पिछले टर्म के अंदर यरूशलेम को दारुल हुकूमत डिक्लेयर करना इसराइल का, इसराइल की मुसलसल अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखना, ये कितनी मुज़हिका खेज पॉलिसी है कि ईरान को डिस्ट्रॉय करने में मदद देनी है, फिर कहना है जी वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन इसराइल क्यों कर रहा है। और भाई, वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन सिर्फ वेस्ट बैंक से नहीं जुड़ी हुई है, गजा पर कब्जा सिर्फ गजा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जो स्टेट्स हैं जैसे कि ईरान है, जो बाहर रेजिस्टेंस है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, वो सपोर्ट कर रही है फलस्तीनी रेजिस्टेंस को। तो अगर
ये जो सपोर्ट है यानी ईरान की, यानी कि अंसारुल्लाह की, यानी कि हिजबुल्लाह की, इनको डिस्ट्रॉय करने का मतलब यह है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना। तो वो वहां पर इजराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो वेस्ट बैंक की जो एनेक्सेशन नहीं चाहते। जॉर्डन इजराइल की तरफ जाने वाले ईरानी मिसाइल रोकता है और कहता है जी वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को हम कंडेम करते हैं। ये कितनी फुलिश पॉलिसी है, सेंसलेस पॉलिसी है, अनरियलिस्टिक पॉलिसी है। इससे बाहर आना चाहिए और अरब स्टेट्स को इस फैंटेसी से जो बाहर आना चाहिए। और जो अमेरिकन उनको बताते रहते हैं कि जी हम वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन नहीं चाहते, अब तो उन्होंने यानी बाकायदा डिप्लोमेटिक सर्विसेज शुरू कर दी हैं, यानी वो एनेक्सेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं, लिजिटिमाइज कर रहे हैं कि वो सेटलमेंट्स में जाकर उन्होंने अपने ये ऑफिस जो वो खोलना शुरू कर दिए हैं। ये पहली बार हुआ है और खुद CNN लिख रहा है दिस इज नॉर्मलाइजिंग एनेक्सेशन। ये तो एनेक्सेशन को नॉर्मलाइज करना है। तो अमेरिका के बिल्कुल वही गोल्स हैं जो इजराइल के गोल्स हैं और अमेरिका की जो सारी पॉलिसी है वो ग्रेटर इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल के अंदर जो तब्दील करना, यही उनकी बुनियादी पॉलिसी है और जो जो इजराइल के रास्ते में रुकावट है उसको तबाह किया जा रहा है। अच्छा जी, तो अब नाज़रीन बात यह है कि अमेरिका अपनी तमाम एयर पावर, अपनी नेवल पावर, अपनी साइबर पावर, अपनी इंटेलिजेंस पावर, ये सारी की सारी लेकर जब वो मिडिल ईस्ट में आ गया, 1000 के करीब जेट्स हैं, टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 1/3 नेवी है, सारी साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ लेकर जब वो मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया। अच्छा, अब हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी मुल्क के ऊपर अमेरिका ने इतनी बड़ी ताकत के साथ अटैक किया हो और वो सर्वाइव कर गया हो। यानी वियतनाम की मिसाल बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर तो अमेरिकी फौजी उतरी हैं, 20 साल जंग चली है, वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। यानी हम तो एयर स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। तो जब अफगानिस्तान में बमबारी शुरू हुई है तो जब तक अमेरिकन फौजी उतरी थी, तालिबान काबुल को छोड़ चुके थे। जब इराक के ऊपर बमबारी शुरू हुई है, बगदाद के ऊपर, तो जब तक अमेरिकी फौजें उतरी हैं तब तक सद्दाम हुसैन बगदाद को छोड़ चुका था, गवर्नमेंट तो गिर चुकी थी। तो वो तो वहां पर उतरे हैं और फिर उन्होंने कई साल वहां पर जो है वो गुजारे हैं। एक गवर्नमेंट उनकी मर्जी की तश्कील हुई है, ठीक है। सो ये है कि वो उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अल्टीमेटली बाद में शिकस्त हुई, वो एक अलग कहानी है। तो अमेरिका की जो इतनी बड़ी पावर है उसके सामने कोई बच नहीं सका है। तो क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत के सामने सर्वाइव कर जाएगा? कितना बड़ा सवाल है कि अमेरिका भी अटैक कर रहा होगा, इसराइल भी कर रहा होगा, बर्तानिया भी कर रहा होगा, हो सकता है कोई और भी आ जाए। तो ईरान क्या सर्वाइव कर जाएगा? जब अमेरिकी बमबारी, कारपेट बमिंग खुदा न खास्ता हो रही होगी, तो ईरान की गवर्नमेंट कैसे सर्वाइव करेगी? ईरान कैसे सर्वाइव करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सर्वाइव कर गया तो फिर एम्पायर नाम की तो कोई चीज नहीं बचेगी। भाई वो सारी ताकत उन्होंने इस्तेमाल कर दी ना, फिर भी ईरान सर्वाइव कर गया है, तो ये दुनिया में पहली एग्जांपल होगी और ये इस बात का सबूत होगी कि अमेरिका की अब ट्रेडिशनल जो पावर है उसका खात्मा हो जाता है। वो किसी भी मुल्क पर जाकर वहां पर रिजीम चेंज नहीं कर सकता है। और सारा इसमें बहुत सारा अमेरिका का नुकसान भी हो चुका होगा, बहुत सारा उनका बेसेस, एयर पावर, बहुत सारी नेवल पावर डैमेज भी हो चुकी होगी। हो सकता है उनका कोई बहरी बेड़ा ही हिट हो जाए, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही हिट हो जाए। देखिए जो सुपरसोनिक मिसाइल चाइना इस वक्त दे रहा है, ये दुनिया के जो जदीद से भी जदीद मिसाइल हैं, जिनको सारी दुनिया मानती है कि ये जदीद हैं, वो चाइना दे रहा है। और ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे हिट करना है। ये बनाए ही कैरियर्स को डबोने के लिए। यानी ये सिर्फ डैमेज नहीं करते, ये बाकायदा बेड़ों को गर्क कर सकते हैं। वैसे बेड़ों को गर्क करने के लिए न्यूक्लियर अटैक की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसे एंटीशिप मिसाइल्स हैं जो स्पेसिफिकली एंटीशिप है। यानी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है तो वो लैंड टारगेट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नेवल टारगेट्स के ऊपर भी फायर किया जा सकता है। बट दीज आर स्पेसिफिक एंटीशिप मिसाइल्स जिनको बनाया ही नेवल टारगेट्स के लिए गया है। और इनको बनाया ही इसलिए गया है कि ये बाकायदा उसको गर्क कर सकते हैं। ये बड़े हैवी पेलोड्स के साथ जाते हैं, बड़ी स्पीड के साथ जाते हैं, फिर लो फ्लाई करते हैं। इनको इंटरसेप्ट करना जो बड़ा मुश्किल है। और फिर चाइना ये दे रहा है ईरान को, किस लिए दे रहा है? खास मकसद के लिए दे रहा है। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये दे रहा है या दे दिए हैं। चाइना ने क्या ये सुपरसोनिक मिसाइल्स ईरान को देने हैं या दे दिए हैं? क्या पता दे दिए हों। इसमें वो जो इतने कार्गो त्यारे आ रहे हैं तो वो क्या आलू बुखारे लेकर आ रहे हैं? क्या लेकर आ रहे हैं? ये कुछ लेकर आ रहे हैं ना, तो हो सकता है उन्होंने दे दिए हों। तो इसलिए बात यह है कि देखें, अभी तक अगर अमेरिका हेजिटेट है तो ईरान की इसी पावर की वजह से है ना। तो अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर अमेरिका का क्या होगा? फिर एम्पायर जो है वो एम्पायर नाम की तो फिर चीज खत्म हो जाएगी। अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पर जरूर रहेगा, लेकिन ये यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा यही होगा। बर्तानिया का जो एम्पायर है उसका खात्मा यही हुआ था। और देयर इज पॉसिबिलिटी कि फिर इस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा भी इस ईरान जंग के ऊपर हो। रशिया और चाइना जो है ना, वो बड़ी बड़ी सपोर्ट इस वक्त ईरान को दे रहे हैं। यस, हम कह सकते हैं कि शायद ये आइडियल सपोर्ट अभी भी नहीं है। मे बी वो अभी भी हेजिटेट कर रहे हो एट सम लेवल। ईरान जो उनसे डिमांड कर रहा हो वो सारी चीजें ईरान को ना दे रहे हों, बट फिर भी ये वो सपोर्ट है जो आज तक किसी ओआईसी मुल्क को अगेंस्ट अमेरिका हासिल नहीं हो सकी है।
तो अब जनाब अली पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहां से इवैक्यूएशन हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इससे पहले सिर्फ ईरान के हवाले से खबरें थी, लेकिन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नीदरलैंड ने अपनी फ्लाइट्स इसराइल के लिए कैंसिल कर दी है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज अपनी फ्लाइट्स तल अवीव के लिए जो वो कैंसिल कर रहे हैं। मतलब बाकी सब भी ये देख रहे हैं कि यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर दिया है, अपने शहरियों को जॉर्डन, कतर, यूई इन सारे मुल्कों से निकालना जो वो शुरू किया है। तो इससे पहले रशिया ने यूई से अपने डिप्लोमेट्स को निकाला। देखना ये वही मुल्क हैं जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, जहां पर ईरान कह रहा है कि हम हिट करेंगे। तो ईरान और इजराइल की जंग है, तो उन दोनों मुल्कों से निकाला जाए तो समझ आता है, लेकिन कतर से निकाला जा रहा है, यूई से और जॉर्डन से निकाला जा रहा है। और यूई, कतर ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहां पर कोई ऐसा माहौल बने कि यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। ये मुल्क जंग में जाना तो छोड़ देना, ये मुल्क इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते यहां पर कोई ऐसा माहौल बने कि ये मुल्क इनसिक्योर हैं। डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है ना, शहरियों को निकाला जा रहा है, तो किसी सिक्योरिटी कंसर्न आ गया ना कि यहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये इन मुल्कों के मफाद में नहीं है। इसलिए पहली बार यूई खुलकर कह रहा है। कल जब वो किंग ऑफ जॉर्डन ने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस और बेस नहीं देंगे, लेकिन आपने जेट्स उनको देने के लिए तो बेस दे दी है, वो अपना सारा जो बिल्डअप है वो यहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे नहीं देंगे? तो बहरहाल ये मुल्क इस वक्त इनकी मतलब ये मुश्किल में तो हैं और ये चाहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि इनको पता है कि इनका नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका को ये क्या कन्विंस कर सकते हैं, क्या ये दो टोक अंदाज के अंदर उसको ना कह सकते हैं? तो इसी दरमियान जो है वो अमेरिका का जो मोस्ट पावरफुल जो स्पाई प्लेन है, ये इस वक्त इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है ईरान के ऊपर, और पिछले 24 घंटों से ये मुसलसल वहां पर फ्लाई कर रहा है। और जेडी वैंस ने कहा है कि ट्रंप हर सूरत में ईरान को रोकेगा कि वो न्यूक्लियर ना बनाए, चाहे उसको मिलिट्री भी इस्तेमाल करना पड़े। ये जेडी वैंस बात कर रहा है। और 6 महीने पहले, 7 महीने पहले अमेरिका ने अटैक किया, कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया है, नेस्तो नबूद कर दिया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 6-7 महीनों में तो तबाह हाल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दोबारा नहीं बनता। तो फिर अगेन जब अमेरिका उसी न्यूक्लियर, कभी कभी कहते हैं न्यूक्लियर है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, जस्टिफिकेशन चुके है नहीं। खुद अमेरिका में जो सर्वे सामने आया है पब्लिक का, जब वो बिल्कुल इस जस्टिफिकेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आप देखिए फिर नई सैंक्शन जब ईरान के ऊपर लगा दी गई हैं, तो सैंक्शंस भी इस्तेमाल हो गई, इकोनॉमिक पावर भी इस्तेमाल हो गई, डिस्टेबलाइज भी करना शुरू कर दिया, कोशिश कर ली, फिर आखिर में मिलिट्री अटैक भी कर लिया। फिर भी अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो देन व्हाट? बाकी ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक तरफ उन्होंने इसराइल को हिट करना है, फिर अमेरिकी बेसिस को हिट करना है, फिर अमेरिकी नेवल जो एसेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको हिट करना है। क्या उनके पास इतने मिसाइल्स हैं, कि उनके पास इतने ड्रोन्स हैं कि वो इतने बड़े स्केल के ऊपर एक ही मुल्क लड़ सकता है? वहां से तो सब आ रहे हैं ना, और अमेरिका है, एम्पायर है, इसराइल है, बरतानिया है, बाकी मुल्क हैं, दर्जनों इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सारे दे रहे होंगे। तो ईरान क्या इतने बड़े पैमाने पर लड़ने की सलाहियत रखता है? क्या ईरान ऐसा कर सकेगा? क्या ईरान कोई ऐसा डैमेज पहुंचा सकेगा जो अमेरिका को घुटनों पर लाने पर मजबूर हो जाए? इसराइल तो घुटनों पर आया था ना 12 दिन की जंग में, और सीज फायर पर मजबूर हुआ। अच्छा, इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के अटैक होगा, और इसके नतीजे में ईरान की जो रजीम है वो कोलैप्स कर जाएगी, ईरान जब मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और निगोशिएशंस कामयाब नहीं होंगे, अमेरिका का हमला ही होगा, और हमले के नतीजे में ईरान की रजीम जब कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा जी, अब जनाब अली खबरें जो कल परसों से गूंज रही हैं वो ये हैं कि एक हेक्सागोन अलायंस बन रहा है। हेक्सागोन से बरात 6 मुल्क इसमें होंगे। तो इसमें 4 मुल्कों के नाम बताए हैं इजराइल ने, लेकिन 2 मुल्कों के नाम खुफिया रखे गए, यूनान, साइप्रस और इजराइल, और एक साउथ एशिया का मुल्क है। 2 मुल्क जो है वो खुफिया रखे गए, उनके नाम नहीं बताए जा रहे, और सारा मीडिया ये देख रहा है और तलाश करने में लगा हुआ कि ये 2 मुल्क कौन से हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये यूई और सोमालीलैंड ये सामने आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों मुल्क हैं जो इस हेक्सागोन अलायंस के अंदर है। इसमें ये जो नेतन्याहू ने कहा था ना कि हम विद इन रीजन एंड अराउंड द रीजन एक ऐसा अलायंसेस बनाएंगे कि वो सुन्नी और शिया जो एक्सेस हैं उसको कन्फ्रंट करेगा। तो ये विद इन भी है, अराउंड भी है, यानी यूई विद इन है, विद इन द रीजन है, सोमालीलैंड अराउंड द रीजन हो गया, साइप्रस ग्रीस ये भी अराउंड द रीजन यानी रीजन को ऊपर से घेर रहे हैं, और विद इन द रीजन भी हो गया यूई की सूरत के अंदर। नेतन्याहू अनाउंस हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस अगेंस्ट रेडिकल एक्सेस। अच्छा, मतलब अंदाजा करें कि वो कह रहे हैं हम रेडिकल एक्सेस के खिलाफ ये अलायंस बना रहे हैं, यानी अभी भी रेडिकल बाकी दुनिया है, इजराइल नहीं है, जिसने गजा में क्या कुछ किया है और मजीद जंगें कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। इजराइल रेडिकल नहीं है, बाकी दुनिया रेडिकल है जो अपने दिफा के लिए इकदाम उठा रही। सो ज़ाहिर है ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है, और इसका जवाब सिर्फ ताकत के साथ दिया जा सकता है, बातों से नहीं। अच्छा, खबर यह है कि सोमालीलैंड के जो एम्बेसडर है ये इजराइल यानी कि बाकायदा तौर पर इसकी तकरीरी हो गई है, ऑफिशियली इजराइल ने सोमालीलैंड के एम्बेसडर को एक्सेप्ट कर लिया, और सोमालीलैंड ने यह कहा है कि हमने अमेरिका को मिनरल्स, बंदरगाह, बेसिस ये सारी ऑफर की हैं कि आप यहां पर आएँ, ठीक है, और हमें एक्सेप्ट करें,
यहां पर हमें इक्विपमेंट्स दें और बदले में हम अपने रिसोर्सेज, अपने मिनरल्स आपको देने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर एक बड़ी जंग जब वो पनप रही है। अच्छा, जो इथोपिया है, इथोपिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो गार्ड्स हैं वो इजरायली राइफल्स इस्तेमाल करते हैं। इथोपिया के सदर के गार्ड्स के पास रिसेंटली जो है वो इजरायली राइफल्स देखी गई। तो इथोपिया को भी सऊदी अरेबिया और ये सारे मुल्क वार्न कर रहे हैं, और इन्हीं के खिलाफ इजराइल अलायंस बना रहा है, यानी तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया के खिलाफ। ईरान के खिलाफ तो बराह जंग लड़ रहे हैं ना, तो अब वो सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड मिस्र। तो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के बाद इजराइल जो है वो उर्दगान के पीछे आएगा और MBS को आइसोलेट करने की जो कोशिश करेगा। अब जनाब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि उनसे एंकर ने पूछा कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया जाता है, क्योंकि धमकियां वहां से जो आ रही हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल धमकियां जब वो आ रही हैं और अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया जाता है तो फिर हम एक नया लीडर इलेक्ट कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि नथिंग विल कोलैप्स, सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने से ईरान कोलैप्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है ये इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं चलता है, किसी एक फर्द के ऊपर हमारा सिस्टम नहीं खड़ा हुआ है। तो आई एम नॉट वरीड, इवन दौरान जंग भी नथिंग विल बी कोलैप्स्ड, दौरान जंग भी कुछ हो गया तो भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि वो एक फर्द के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है और हम जंग जो है वो जारी रखेंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल जब वो आपको हिजबुल्ला की सूरत में नजर आती है, आपको हमास की सूरत में नजर आती है। कितने ही उनके लीडर जब वो जानों से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ईरान का भी यानी एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो एक शख्स के ऊपर नहीं खड़ा हुआ। सद्दाम हुसैन एक शख्स था, बशार अल असद एक शख्स था, मुअम्मर कज़ाफी एक शख्स था, और मडोरो भी एक शख्स था। दे वर ऑल रिजीम्स इन वन पर्सन। ईरान में ऐसा मामला नहीं है, ईरान में IRGC ही रिजीम है, एक फर्द जब वहां पर कोई रिजीम नहीं है। तो बहरहाल एक तो सुप्रीम लीडर पर अटैक की सूरत में हिजबुल्ला ने कहा कि हम इंटरवीन करेंगे और ईरान का ऑल आउट रिस्पॉन्स होगा अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं रुकेगी, यानी कि सुप्रीम लीडर जो है वो टारगेट हो गए तो हमारी सफ़ें बिखर गई, हम पसपा हो गए, कोलैप्स कर गए, कोई पता ही नहीं है करना क्या है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिस्टम मौजूद है और वो फौरी तौर पर नए लीडर को इलेक्ट कर लेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है इस वक्त जनेवा में पहुंचे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशल और वहां पर हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई एग्रीमेंट अमेरिकन के साथ हो जाए। अच्छा जी, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बात पर भी एग्री हो गया है कि 60% से यूरेनियम 3% तक लिया, यानी एक सिंबॉलिक ये इनरिचमेंट होगी, और इवन 7 साल के लिए जो इनरिचमेंट है उसको भी सस्पेंड कर दे, इससे ज्यादा और कंसेशन ईरान कर दे। अलबत्ता ईरान ने यह कहा है कि जो यूरेनियम उनके पास है 440 किलोग्राम, ये हम नहीं देंगे। अच्छा, इजरायली मीडिया के मुताबिक इससे 10 से 20 जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो बन सकते हैं। ईरान ने कहा है कि ये यूरेनियम हम बाहर ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आधा बाहर ट्रांसफर करने पर ईरान गौर कर रहा है, लेकिन ये मेजर कंसेशंस हैं जो ईरान ने दिए हैं। जब उनका मकसद ही कोई फेयर एग्रीमेंट यहां पर करना नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। सो इनरिचमेंट भी वो नीचे लेकर आ रहे हैं, इनरिचमेंट को कुछ सालों के लिए जो है वो सस्पेंड भी कर रहे हैं, IAEA को भी अलाउ कर रहे हैं। सो सारा वो मैकेनिज्म देने के लिए तैयार हैं कि जिसमें एक सेटिस्फैक्शन हो सके। तो वहां पर चूंकि सारा जो इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी का है। सो इसी दरमियान जो है वो यूएई के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, बड़ी अजब बात है। अमेरिका ने साइबर रिलेटेड सैंक्शन जब वो रशिया और यूएई के इंडिविजुअल्स और उनकी कंपनीज के ऊपर लगाई हैं। कुछ अर्सा पहले यूएई पर यह इल्जाम लगा था कि इन्होंने बड़ी सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की जो इनके पास थी, ये रशिया के पास ये ट्रांसफर यहां से हुई है। आज उन्होंने यूएई और रशिया के जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर ये सैंक्शन लगाई हैं। और बरतानिया ने रशिया के ऊपर सबसे लार्ज स्केल सैंक्शंस लगा दी और उसमें चाइनीज कंपनीज भी शामिल हैं। तो चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल जब वो सामने आ रहा है और उन्होंने कहा कि हम बड़ा अफसोस हुआ है कि बरतानिया की जानिब से ये सैंक्शन लगाई गई हैं। और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं एंड रशिया विल नॉट विन दिस वॉर। और यही वो अप्रोच है कि यूरोप रशिया की जो फतह है उसको मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, इसलिए वो जंग भी जारी रखने के लिए तैयार है, हालांकि उसका अपना नुकसान हो रहा है। और यही बात प्यूटन ने की है कि ये जो जिद है ना कि रशिया को शिकस्ती देनी है, ये बड़ी महंगी पड़ने वाली है और ये एक आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है, ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकती है। तो इसके अलावा जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं और वहां पर ये सारी ट्रेड और ये सारा कुछ जब वो डिस्कस हो रहा है। लेकिन वेस्ट की जो पॉलिसी है ईरान के हवाले से एक है, OIC के हवाले से बिल्कुल एक है, इसराइल, यूरोप, अमेरिका ये बिल्कुल एक है। OIC को जब तबाह करने की बात आती है, OIC कंट्रीज को, ईरान को, फिलिस्तीन के खिलाफ ये बिल्कुल मुत्तहद हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रेड पर इस पर इनके शदीद फड्डे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अमेरिका इनको कहता है कि ईरान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ। अच्छा, ये चाइना के खिलाफ खड़े नहीं होते, चाइना ये सारे पहुंचे हुए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ ये सारे, क्योंकि ईरान एक कमजोर मुल्क है। और फिर OIC के खिलाफ जो रवायती एक पॉलिसी है। तो इन OIC मुल्कों को ताकतवर होने की जरूरत है और अपनी आर्मीज बनाने की जरूरत है, और इसके अलावा कोई चीज़ इनके काम नहीं आएगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। जरूर आकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।